हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 11 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिजिड बॉडी की। ये रिजिड बॉडी क्या है? ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। याद कीजिए, आपको बहुत सारे फार्मूला बताया गया था। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे फार्मूला आपको बताए गए थे और वहां पर जो फार्मूला बताया गया था, ऑफ कोर्स ए कांस्टेंट है। ये किस सिस्टम के लिए बताया गया था? ये बताया गया था पॉइंट पार्टिकल के लिए। और ये पॉइंट पार्टिकल क्या है? पॉइंट पार्टिकल है कि इस पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत कम है कंपेयर टू जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। ये तो एक मोटा मोटी डेफिनेशन है पॉइंट पार्टिकल का। द रियल डेफिनेशन वो ये है कि उसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होता है कंपेयर टू जो इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। जब ये सिचुएशन आता है तब हम कहते हैं कि वो पॉइंट पार्टिकल है। लेकिन अब हम उस पॉइंट पार्टिकल से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो पॉइंट पार्टिकल नहीं है, बल्कि बहुत सारे पार्टिकल मिलके एक सिस्टम बनता है जिसको हम एक्सटेंडेड सिस्टम कहते हैं। ये पॉइंट पार्टिकल अब नहीं है। और एक्सटेंडेड सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी है वो है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में क्या होता है कि ये जो सिस्टम है, हमारा जो बॉडी है, उसमें कोई भी दो पार्टिकल आप ले लीजिए, कोई भी दो ले लीजिए अपना पसंद का। ठीक है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे ये चले, इधर चले या इधर घूमे या इधर इसको उठा पटक हो, कुछ भी हो। ये जो डिस्टेंस है एनी टू पेयर के बीच में वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आर जो है सो वो हमेशा फिक्स रहेगा। ऑफ कोर्स ये भी एक अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि आप सोचिए यदि कोई भी सिस्टम को, कोई भी पार्टिकल को आप एक बॉल ही ले लीजिए, उसे जमीन पर जब पटक देते हैं तो वहां पर जब इम्पैक्ट आता है तो नीचे क्या होता है, वो जमीन पर जब आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आएगा। और जब डिफॉर्मेशन आएगा तो उस केस में ये जो कंस्टेंट हम अभी दे रहे हैं कि कोई भी दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, वो वैलिड नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिकल सेंस में, रियल जो सेंस में है, वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन यदि हम इसको लेकर चलेंगे तो आगे कुछ और काम नहीं कर सकेंगे, मतलब हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे थ्योरी डेवलप नहीं कर सकते। तो थ्योरी डेवलप करने के लिए हमें सबसे आसान जो रास्ता होता है उसे चूज करना पड़ता है। हम चूज करते हैं सिंपलिस्टिक वे। तो यहाँ पर इसको हम इग्नोर करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे कि ठीक है, इस केस में भी यही चीज होता है, ये आर जो है फिक्स्ड है। हालांकि ये फिक्स्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि ओके, यहाँ जो थोड़ा सा चेंज आ रहा है वो पार्टिकल के बीच में, ऑफ कोर्स यहाँ वाले का पार्टिकल के बीच में ज़्यादा चेंज आएगा, उसको हम इग्नोर करते हैं। ये हमेशा सेम रहेगा, उस बॉडी को हम कहेंगे रिजिड बॉडी। ये रिलेटिव है। ओके, तो अब जो मोशन जो है वो दो तरह के होते हैं। पहले तो मोशन है, आप यहाँ पर देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि एक ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक में आप क्या देख रहे हो कि कोई भी दो पार्टिकल आप ले लीजिए, ये ब्लॉक इधर स्लाइड कर रहा है। आप पाओगे कि ये दोनों का स्पीड सेम है। जो स्पीड इसका है v1, वही स्पीड है इसका v2। ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, उसका डायरेक्शन सेम है। कोई भी दो पार्टिकल ले लीजिए, कोई भी जितना भी पार्टिकल आपको मर्जी है आप ले लीजिए, सभी जो है इस डायरेक्शन में जो चल रहा है उसका स्पीड सेम है। जितने भी पार्टिकल है सबका स्पीड v के इक्वल है। तो इस मोशन को, इस तरह के मोशन को हम कहते हैं प्योरली ट्रांसलेशन मोशन। वो ट्रांसलेट करता है, एक जगह से उठ के दूसरा जगह चला आया, एक पॉइंट 1 से आके पॉइंट 2 तक चला आया, ये ब्लॉक है, ट्रांसलेट कर दिया। दूसरा तरह का मोशन होता है कि आप यहाँ पर देखिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए क्यूबिकल ब्लॉक या रेक्टेंगुलर ब्लॉक, आप एक स्फीयर ले लीजिए या सिलेंडर ले लीजिए।
और उसके बाद में उसे यहाँ से छोड़ दीजिए, अच्छा खासा फ्रिक्शन है, तो क्या करेगा, वो रोटेट करना शुरू करेगा, ये अपने इस एक्सिस के अबाउट में वो इधर रोटेट करेगा। और उसके बाद आप में देखिए कि ये जो इसका कांटेक्ट पॉइंट है उसका स्पीड ऑलमोस्ट जीरो है। यदि फ्रिक्शन एकदम नहीं हो रहा, काफी सफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ये कंप्लीटली एग्जैक्टली जीरो होगा। इसका अपना कुछ स्पीड होगा भी, इसका स्पीड जो है वो कुछ इससे ज्यादा होगा, यहाँ पर जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट डबल होगा इसके स्पीड का। और ऐसे ही सभी पॉइंट का जो स्पीड है वो सब अलग अलग है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये सब का स्पीड कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर सब सेम था, यहाँ सब डिफरेंट है, और एक पॉइंट का स्पीड जीरो है। ये जो है सो और उसके बाद में ये पॉइंट एक से, ये भी पॉइंट एक से पॉइंट दो तक आ रहा है, लेकिन ये 1 से 2 तक वो जब आ रहा है तो सारे पार्टिकल का जो स्पीड है बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर चूंकि 1 से 2 तक आ रहा है तो ट्रांसलेशन मोशन है, और पार्टिकल का स्पीड सब जगह सेम नहीं है तो वो रोटेशन है। अब रोटेशन के लिए जो हम देखते हैं तो सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप अपना सीलिंग फैन ले लीजिए, उसमें 3 ब्लेड है, हो सकता है आपके घर में जो सीलिंग फैन है उसमें 4 ब्लेड हो। अब वो जो है सो रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, अपने एक्सिस के अबाउट में जो दिख रहा है इधर रोटेट कर रहा है। इस एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप जो है सो किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल को देखिए, इसका अपना अलग स्पीड है, इसका अपना अलग स्पीड है, इसका अलग स्पीड है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर उसका स्पीड क्या है, जीरो है, और जैसे जैसे दूर जाओगे आपका स्पीड बढ़ता चला जाएगा, v1, v2, v3। यहाँ का पॉइंट, इसमें तो बस एक ही पॉइंट है, तो ये जो है सो एक्सिस यहाँ पर वो चेंज नहीं कर रहा है, और एक्सिस पर जो पॉइंट है उसका भी वेलोसिटी सेम है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जो व्हील जो है, जो पॉटर लोग यूज करता है पॉटरी बनाने के लिए, या जो गाड़ी के चक्का में व्हील लगा रहता है उसका भी ले सकते हैं। ये देखिए इधर से अपना रोटेट कर रहा है, और इस पर जब एक पिक्चर बन रहा है तो पिक्चर को भी देखें तो ये सारे का स्पीड जो है, जितना इस पर जो यहाँ पर क्या था ना कि बहुत कम पॉइंट थे एक्सिस पर, लेकिन यहाँ पर अब पॉइंट बहुत ज़्यादा है एक्सिस पर, वो सारे पॉइंट पर जो है सो इसका वेलोसिटी जीरो है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कुछ ज़्यादा है। ये वेलोसिटी जीरो है, ये नॉन जीरो है, इसका वेलोसिटी अलग है, v1, v2, v2 ज़्यादा होगा v1 से। लेकिन ये जो एक्सिस है उसके अबाउट में उस पर जितने भी पार्टिकल पड़ रहे हैं, जो भी पॉइंट पड़ रहे हैं, उसका मोशन जीरो है। तो ये है सिंपल रोटेशन। यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट इसको कहते हैं कि वो रोटेट कर रहा हूँ, प्योरली रोटेशन हो रहा है, इसमें नो ट्रांसलेशन, क्योंकि ये जो पंखा आपका जहाँ से घूम रहा है आपका सीलिंग फैन, वो वहां से उठ के कहीं और नहीं चला जाता, बस वहीं का वहीं रहता है। अब आप इस बात को भूल जाइए अभी, कि धरती ही उठ के एक जगह से दूसरे जगह चलती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो सभी अभी छोड़िए। हम जो ऑब्जर्वर है, जो आप घर में बैठ के देख रहे हो, आपके रेस्पेक्ट में वो कहीं नहीं जा रही है, तो यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, जस्ट रोटेशन हो रहा है। सेम सिचुएशन इसके साथ में, और वही यहाँ पर दिखाया है कि देखिए इसमें क्या होता है जब रोटेशन होता है, या आपका जेड एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप अब ये एक्सटेंडेड सिस्टम है, इस एक्सटेंडेड सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल एक्सिस पर आ गए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आ गए। तो इस पार्टिकल को लीजिए, ये जो है एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इधर, ये दूसरा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, आप कोई और ले लीजिए तो ये कोई दूसरा सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और यहाँ पर ये जो एक्सिस पर पॉइंट आया C1 और C2 जो भी है वो नहीं घूम रहा है, इसका अपना स्पीड है, इसका अपना स्पीड है, यहीं पर ले लें तो इसका अपना स्पीड है, सभी अलग अलग स्पीड से घूम रहे हैं, लेकिन एक्सिस पर जो भी आया वो नहीं घूम रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि रोटेशन जो है सो फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर यही बताया, इन सारे एग्जाम्पल से बताया जा रहा है कि रोटेशन जो फिक्स्ड होता है, उस रोटेशन पर यदि कोई पार्टिकल है तो वो मूव नहीं करता। फिक्स है क्या मतलब है, रोटेशन फिक्स है, इसका मतलब है कि उस एक्सिस
चल नहीं रहा है, एक्सिस मूव नहीं कर रहा है, उस पर जो भी पार्टिकल है उसका कोई मोशन नहीं है, वो रुका हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन पूरा फिक्स्ड ही होगा। जैसे कि एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये टॉप है, लट्टू, स्पिनिंग टॉप है ये, इसका मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए रोटेट कर रहा है अपना एक्सिस के अबाउट में। इसका एक्सिस कौन सा है? ये वाला है इसका एक्सिस, जो इसके टिप से और इधर सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है, ये उसका अपना एक्सिस है। उस एक्सिस के अबाउट में ये रोटेट करना शुरू किया इधर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अब इसका एक्सिस जो है ए, क्या इस तरह से रोटेट कर सकता है एक जगह? क्या नहीं। आपने देखा होगा यदि आपका टॉप जो है लट्टू, वो पूरा खड़ा होकर ऐसे रोटेट करता है, कैसे मैं इसको फिगर बनाऊं, मान लीजिए ऐसे, इस तरह से यदि वो रोटेट करता है, ठीक है, एकदम पूरा खड़ा होकर वर्टिकल, यही जेड एक्सिस है और यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तब तो वहीं पे वो रोटेट कर लेगा, कोई बात नहीं है, उसका एक्सिस जो है सो फिक्स्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पंखा का केस में है या इस व्हील के केस में। लेकिन यदि वो अपना एक्सिस से थोड़ा सा झुक गया इधर, तब वो क्या करेगा, वो जो है सो अब ये जो जेड एक्सिस है ना, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल के जो वर्टिकली अपवर्ड जो डायरेक्शन है वहां पर ये एक्सिस से रोटेट करना शुरू करेगा। देखिए ये जो कोण दिख रहा है इसके अबाउट, अभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। ये जो है सो स्पिन करना शुरू कर दिया, इसका एक्सिस जो है वो इस जेड एक्सिस के अबाउट में घूमना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं, इसका नाम है एक प्रिसीशन कहते हैं नाम। टॉप जो है सो प्रिसीशन कर रहा है, मतलब वो स्पिन तो कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट में, लेकिन वो एक्सिस खुद ही कहीं किसी और के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये जो टॉप है वो स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट में, और ये एक्सिस खुद ही घूम रहा है चारों किसी और के अराउंड में। इसको कहते हैं प्रिसीशन करना। तो ये प्रिसिस करता है। अब बाद में बताएंगे ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा बताएंगे एकदम एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ पर देखा आपने कि ये जो एक्सिस है इसका, वो जरूरी नहीं है कि फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक्सिस तो फिक्स नहीं है, लेकिन ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो अब भी फिक्स है, ये चेंज नहीं करेगा, इसमें कोई मोशन नहीं है। ये चाहे टॉप यहाँ पर इस पोजीशन में रहे या फिर इस पोजीशन में रहे, मान लीजिए टॉप यहाँ इस पोजीशन में आ गया, इधर इधर वाला पोजीशन में आ गया, ये पॉइंट वहीं का वहीं फिक्स्ड है, वो पॉइंट। तो जहां एक्सिस फिक्स नहीं होता है वहां पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो फिक्स रहेगा। इस केस में देखिए एक टेबल फैन है, और टेबल फैन जो चारों तरफ घूमता है, जो एक जगह खड़ा है वो नहीं, पेडेस्टल फैन कहते हैं उसे। जैसे ये टेबल फैन तो है, घूम रहा है अपने चारों ओर, लेकिन उसके बाद में कभी लेफ्ट में हवा देगा, थोड़ा सा जाकर राइट में हवा देगा, तो ये वो फैन है। तो देखिए सबसे पहले यदि मान लीजिए उसको हम स्टॉप कर दें, इसका मूवमेंट जो है स्टॉप कर दें, जस्ट इसको फैन चला दिए हैं, लेकिन अभी ये जो इधर उधर ना घूमे, तो ये अपना एक्सिस के अबाउट में ये रोटेट कर रहा है, ठीक, रोटेट कर रहा है। लेकिन जैसे बटन को हम दबा देंगे, कभी राइट कभी लेफ्ट जाएगा, तो ये एक्सिस ही इधर से आएगा, इधर इधर आ जाएगा, फैन यहाँ पर आ जाएगा, अभी फिर यहाँ से वापस आएगा, ये ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन आ गया। ये जो वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है, यहाँ पर जो जेड एक्सिस था वो यहाँ वर्टिकल एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन बन गया। इस एक्सिस के अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है, कभी राइट कभी लेफ्ट कभी मिडिल, ऐसे करके घूम रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला, वो फिक्स नहीं है, लेकिन ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट जिसके अबाउट इसको पिवट किया गया है, पाइवट जिसके अबाउट किया गया है, वो पिवट जहाँ पर किया है वो पॉइंट पर, वो फिक्स है, वो फिक्स है। यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट पॉइंट फिक्स है। तो आपने देखा है रोटेशन में क्या होता है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन यूजुअली फिक्स होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। और दो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिखाया, एक है टॉप जो बहुत ही फैंटास्टिक एग्जाम्पल है, और दूसरा ये फैन भी है जो चारों तरफ घूमता है। आप साइकिल के व्हील को भी लेकर आप इसे देख सकते हो कि कैसे वो प्रिसिस करेगा, प्रिसिशन उसमें आएगा। और ये भी एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है फिक्स रहना जरूरी नहीं है, हो सकता है वो भी मूव करे, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस केस में वो फिक्स रहता है। ज्यादातर हम लोग जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो फिक्स्ड रोटेशन एक्सिस के
बारे में ही डिस्कस करेंगे, और बहुत थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे जहाँ पर ये टॉप के बारे में हम बताएंगे कि इसका मोशन ऐसा क्यों होता है, ये क्यों इसके एक्सिस प्रीशियस करता है, थोड़ा सा बताएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताएंगे। ओके, अब यदि हम यहाँ पर देखें कि एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी जैसे मैंने बताया कि कोई भी दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है, और यहाँ पर देखिए इसमें कि नो रोटेशन है। यहाँ पर इसको इस तरह से फेंका गया है कि इसमें रोटेशन नहीं है, और यहाँ पर है विथ रोटेशन, यहाँ पर रोटेट कर रहा है। तो यदि ये रोटेशन नहीं कर रहा है तो आप इसके कुछ पॉइंट ले लीजिए, जैसे यहाँ पर दो ठो पॉइंट लिया है, एक ओ और पी, ये इधर से जा रहा है, तो ये दोनों का जो स्पीड है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर आ गया तो दोनों चेंज हो गए। अब ये इधर जा रहा है तो ये पार्टिकल जितने भी पार्टिकल है, सारे का पार्टिकल का स्पीड का डायरेक्शन एकदम इसी डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पर आ गया, सब नीचे जा रहा है, क्योंकि रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी होने की वजह से ऐसा होता है। आप बोलोगे सारे बॉडी तो रिजिड ही होंगे, ऐसा नहीं है। आप पानी ले लीजिए, देखिए वो रिजिड है, नहीं है। लेकिन पानी का मोशन, जब वो रिजिड नहीं रहेंगे तब उसका मोशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो अभी आपने कम से कम तो क्लास 12 में उसके बारे में नहीं बताया जाता है। वो टर्बुलेंट मोशन वगैरह वगैरह आते हैं, वो सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर रोटेशन में क्या होता है, ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर देखिए रोटेशन में क्या है कि सारे जो पार्टिकल का स्पीड सेम नहीं होता। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि जब ये रोटेशन में रहता है तो डिफरेंट पार्टिकल का स्पीड डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जब ये रोटेट कर रहे हैं, अभी देखिए इसका माउस जो है सो अप है, यहाँ माउथ जो है सो इस डायरेक्शन में चला गया, माउथ अब हॉरिजॉन्टल आ गया, तो ये तो रोटेट कर रहा है और साथ में ट्रांसलेट भी कर रहा है, विथ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों है साथ में। इसलिए तो यहाँ से उठ के यहाँ चला आया, ये भी चला यहाँ से यहाँ तक, तो ट्रांसलेशन तो है, साथ में रोटेशन भी है। और जब भी रोटेशन है तो डिफरेंट पॉइंट्स जो है उसका वेलोसिटी डिफरेंट होता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है इसमें जो बिल्कुल पॉइंट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ऐसा चलता है जैसे कि इस पाथ पर चल रहा है वो। यहाँ पर देखिए ये इसके डायरेक्शन में नहीं है, ये देखिए इसके डायरेक्शन में नहीं है। हाँ, मैंने, लेकिन एक ऐसा पॉइंट इसमें है जो इसी डायरेक्शन में चलेगा, वो सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो फिर इसमें वापस आते हैं एक बार फिर यहीं पर कि नॉट पिवोटेड, यदि पिवोट नहीं किया हुआ है, ये यहाँ पर भी पिवोट नहीं किया हुआ है, तो ये इसमें रोटेशन आ जाता है और ट्रांसलेशन दोनों आ जाता है। ट्रांसलेशन भी आता है। ट्रांसलेशन का मतलब है यदि आपने उसको पिवोट नहीं किया है, फिक्स नहीं कर दिया किसी जगह पर, तो वो ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ पर जैसे इसको फिक्स नहीं किया, यदि मान लीजिए पंखा जो था आपका, वो पंखा जो है, ये पंखा है, ये जो घूम रहा था ये फिक्स किया हुआ है ना, पिवोट किया हुआ है, इसीलिए अपने एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, एक्सिस में रोटेशन फिक्स्ड है। लेकिन यदि आपने पिवोट नहीं किया तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ये वाला है वो कभी यहाँ पर है तो कभी यहाँ पर है, वही मूव करके जा रहा है। तो नॉट पिवट तो इधर ट्रांसलेशन मोशन होगा और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होगा। ओके, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। हम जिस सिस्टम को यहाँ इस चैप्टर में कंसीडर करेंगे वो है एक्सटेंडेड सिस्टम, राइट, एक्सटेंडेड सिस्टम। और एक्सटेंडेड सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और उन बहुत सारे पार्टिकल को जगह पर हम केवल एक पॉइंट ले सकते हैं क्या, जहां पर हम ये समझ सके कि ये पूरा का पूरा मास वहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा समझ सकते हैं क्या? यदि ऐसा कोई पॉइंट है तो उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, उसका पॉइंट वेयर होल मास of this extended system can be considered to be concentrated। और इसका ज्यादा खासियत क्या है कि यदि आपने फोर्स लगाया इसी पॉइंट पर, सेंटर ऑफ मास पर जो है, इस सेंटर ऑफ मास पॉइंट जो है, एक पॉइंट है ना, किसी भी एक्सटेंडेड सिस्टम का एक पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, जहां पर कह सकते हैं कि सारा का सारा मास वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है। यदि आप एक फोर्स लगाएं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर, सेंटर ऑफ मास पर, तो उसमें कोई रोटेशन नहीं आएगा, उसमें जस्ट ट्रांसलेशन होगा। जैसे कि मान लीजिए ये पार्टिकल आपने, ये सिस्टम है आपका, आप यहाँ पर फोर्स लगाइए, ये पॉइंट जो है सो सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो ये रोटेट करना शुरू करेगा।
आप यहाँ पर लगाइए फोर्स, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है तो ये रोटेट इधर से करना शुरू करेगा। लेकिन ये सेंटर ऑफ मास आप उस पर यदि फोर्स लगा दीजिएगा तो ये बिना रोटेट किए हुए, ये मेरा एक ही फिगर है, ये जो है सो इधर से मूव करना शुरू कर देगा एक्सलेशन के साथ। उसका एक्सलेशन जो आप फोर्स लगाए हैं और डिवाइडेड बाय मास, बस ये एक्सलरेट ट्रांसलेशन होगा, इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट है जहां पर यदि आपने फोर्स लगाया तो कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा, केवल ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो सिस्टम अंडरगोज प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन इफ ए फोर्स इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास, अदरवाइज रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। ये सेंटर ऑफ मास होता कहाँ पर है? यदि आप कोई यूनिफॉर्म डेंसिटी का सिस्टम लेते हैं, कहने का मतलब आपने एक प्लेट लिया, सर्कुलर प्लेट है, डिस्क, और डिस्क का जो मास है हर एक जगह पर सेम है, उसका डेंसिटी हर जगह पर सेम है, और वो यदि सिमेट्रिकल है शेप में है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सिलेंडर हो गया, सर्किल जो है वो हो गया, स्फीयर हो गया, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है उसके पास होता है, वही होता है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास ये दोनों कॉन्साइड कर जाता है। तो दो कंडीशन है इसके लिए। पहला कंडीशन है कि उसका डेंसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए, और दूसरा वो सिमेट्रिकल शेप का होना चाहिए। यदि सिमेट्रिकल शेप का है तो उसका सेंटर ऑफ मास, उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वहीं पर होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के अंदर में ही सेंटर ऑफ मास हो, ये बाहर भी हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि यदि आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जैसे यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ मास उसके बीच में ही पड़े, उसी ऑब्जेक्ट में ही पड़े। ये ऑब्जेक्ट से बाहर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसका शेप पर। जैसे कि एक एग्जांपल है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हॉर्स शू लाइज आउटसाइड द शू। ये मान लीजिए इस तरह का घोड़ा का जो जूता होता है ना, इस तरह का एक घोड़ा का जूता हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। ये देखिए यहाँ कोई मटेरियल नहीं है, मटेरियल तो मैंने क्रॉस करके दिखाया, ये इसके बाहर आ गया। आप रिंग भी ले लेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास भी बाहर में है, ये रिंग है, मटेरियल बस ये इतना ही दूर में है, इधर तो खाली है, हवा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पर है और इसका ज्योमेट्रिक सेंटर भी यहीं पर है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो आपके मटेरियल के अंदर में होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर में ही होगा, जरूरी नहीं है, बाहर भी हो सकता है। उसके बाद एक और बात है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक होता है, बाद में बताएंगे कि क्या होता है, अभी बस इतना बता देते हैं कि ये जो एक्सटेंडेड सिस्टम है उसका एक पॉइंट जहां पर टोटल ग्रेविटी काम करता है, मतलब कि जो रिजल्टेंट है ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, हर एक पार्टिकल का बना हुआ है ना, बहुत सब पार्टिकल पर जो है थोड़ा 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 ग्रेविटी फोर्स लगेगा, वेट लगेगा। अब वो सब का जो रिजल्टेंट है एक जगह पर होगा, एक पॉइंट पर माना जा सकता है रिजल्टेंट, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वो और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम होना जरूरी नहीं, वो जो है सो डिफरेंट पॉइंट हैं। लेकिन क्या होता है कि जहां पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेम रहता है, तो उस केस में जैसे कि धरती पर हम लोग बात करते हैं, और धरती पर जितना भी डिस्टेंस हम लोग ले लें, हर जगह एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सो ऑलमोस्ट सेम है, तो उस केस में ये दोनों पॉइंट कॉन्साइड कर जाएंगे। लेकिन ये जनरली सही नहीं है। मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा लंबा वायर जस्ट रॉड ही ले लिया है, मान लीजिए 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर नहीं भी लेंगे आप, जस्ट 200-400 किलोमीटर ही ले लेंगे, तो ये धरती हमारा गोल है ना, ये धरती हमारा गोल है, राइट, और ये रॉड आ जाएगा यहाँ तक। अब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है सो अलग होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगा, तो ये दोनों सेम नहीं है। ओके, अब चलते हैं हम लोग डिफाइन करते हैं इस सेंटर ऑफ मास को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे। अभी मैंने बताया कि सेंटर ऑफ मास क्या है। सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट है जहां पर आप जब फोर्स लगाओगे, ये जो एक्सटेंडेड सिस्टम में सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है उस जहां पर यदि आप फोर्स लगाते हो तो एक नो रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं आता। ठीक है, आप जैसे कि मान लीजिए आपने एक कोई रॉड है यहाँ पर ले लिया,
ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको ये कोई हिंज लगा दिया, आप छोड़ दीजिए, ये क्या होगा, रोटेट करेगा। यहाँ से हटा के कहीं और ले जाकर रखिए। अब इधर इधर जो है सो रोटेट करेगा। ऐसे करते करते आप एक ऐसा समय में पहुंचेंगे, एक ऐसा जगह पा सकते हैं जहां पर आप इसको लगा दीजिए तो ये जो है सो नो रोटेशन, बस ये रुक गया। अब ये जो है एक्चुअली था तो पहले किस मोशन में, मान लीजिए इसी रोड को आप छोड़ देते एकदम शुरू में, एक बढ़िया से छोड़ रहे हैं एकदम जीरो स्पीड से, हर जगह जीरो स्पीड से, ठीक है, और इसे छोड़ दीजिए, ये जो है ऐसे ही गिरेगा। लेकिन यदि आपने थोड़ा भी स्पीड इधर दे दिया कहीं तो वो रोटेट करना शुरू कर जाएगा। तो कोई भी रॉड को आप यदि बहुत बढ़िया से एकदम स्लोली छोड़ दीजिए ऊपर से, तो वो इसी शेप में आके नीचे गिरेगा, वो रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है। अब फोर्स जो है सो कहाँ पर लग रहा है, फोर्स तो हर जगह लग रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। इसका जो रिजल्टेंट है इस फोर्सेस का, वो यहाँ पर लग रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास पर लग रहा है। इसलिए ये केवल ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, रोटेशन मोशन नहीं कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन है इसमें केवल। यही वो पॉइंट है जहाँ जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अब मैथमेटिकली इसको डिफाइन करना है कि ये सेंटर ऑफ मास है कहाँ। तो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है उसको हम पहले मान लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हम जस्ट दो पार्टिकल का सिस्टम लेते हैं, केस नंबर 1। स्टार्ट करते हैं सिंपल से, चीजें हमेशा सिंपल से स्टार्ट करना चाहिए समझने के लिए, राइट। तो केस 1, 2 पॉइंट पार्टिकल लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर, और हम कहते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई या जेड एक्सिस जो भी लेना है ले लीजिए, मान लीजिए जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। वेट, एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस इधर लेते हैं कहीं पर, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, जेड एक्सिस यहाँ पर है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये जो है सो पार्टिकल 1 है, इसको, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इसका डिस्टेंस है यहाँ से x1, और इसका डिस्टेंस है x2। अब जरा सोचिए, ये दोनों मास यदि सेम हो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ये दो ठो पार्टिकल जो है सो एकदम सेम मास का है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर पे, और ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा, बीचों बीच एकदम, AD/2, AD/2। सेम सिचुएशन यहाँ पर इसके लिए भी होगा, लेकिन यदि मास डिफरेंट होगा तो कहाँ होगा, तब हम इसको निकालते हैं ऐसे सेंटर ऑफ मास। अभी केवल इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट केवल है, वाई कोऑर्डिनेट तो है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास लिखेंगे उसका m1, उसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस m2 इसका कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय होल मास m1 प्लस m2, ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पर तो पॉइंट पार्टिकल है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक ही कोऑर्डिनेट होगा। मान लेते हैं कि ये इस तरह से नहीं है, मान लीजिए अब हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट है ऐसे, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल इधर यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 जिसका मास है m1, और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 जिसका मास है m2। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो तो ऑफ कोर्स ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन के बीच में कहीं पर होगा सेंटर ऑफ मास। और इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इसका x कोऑर्डिनेट आएगा, ये हमारा ओरिजिन है, इसका आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2 जो पहले लिखे थे, और y कोऑर्डिनेट भी इसमें होगा। देखिए इसका ये x और y दो ठो, x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास है, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, सेम सेम फार्मूला लगाएंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यदि 3 कोऑर्डिनेट में हो तो एक तो z भी आ जाएगा, z सेंटर ऑफ मास m1 z1 प्लस m2 z2 बाय m1 प्लस m2। और यदि ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल हो, अभी तो 2 पार्टिकल हैं, 2 से ज्यादा पार्टिकल भी तो हो सकते हैं, तब जो है सो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा,
तब जो है सो सेंटर ऑफ मास होगा, हम क्या करेंगे, सारे को ऐड कर देंगे। पहला पार्टिकल का ये एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का। नीचे में तो मास, सारे पार्टिकल का मास होता है, उसका सम लेते हैं, डॉट 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 एम एन, m1 m2 x2 m3 x3 डॉट 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 mn xn। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो ज़्यादा बेहतर है, राइट। इतना लंबा कौन हमेशा लिखते रहता है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं समेशन ओवर एम आई एक्स आई होल डिवाइडेड बाय समेशन ओवर एम आई। आई जो है वो रन करता है 1 to n तक, आई जो है वो रन करता है n तक। सिमिलरली यदि y कोऑर्डिनेट भी है और z कोऑर्डिनेट भी है तो वो भी हम लिख सकते हैं। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा नीचे में तो सम ओवर मास, और ऊपर में जो है सम ओवर मास टाइम्स y कोऑर्डिनेट। और z कोऑर्डिनेट ये भी लिख सकते हैं ऐसे ही, सम ओवर एम आई जेड आई बाय सम ओवर एम आई। तो ऐसे हम इसका सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं। मास और पोजीशन जो है उस मास का, सारे पार्टिकल का मास और पोजीशन का प्रोडक्ट का सम लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं होल मास से। अभी देखिए एक्स वाई जेड सब बार बार लिखना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। इसको हम यदि वेक्टर नोटेशन में लिखें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ये एक्स वाई वाई यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ना, सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। ये जो है सो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट टाइम्स आई प्लस वाई कोऑर्डिनेट टाइम्स जे प्लस जेड कोऑर्डिनेट टाइम्स के, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी सबको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो सब के नीचे आ जाएगा सम ओवर एम आई। यहाँ से भी यहाँ से भी, ये सभी तो सेम है तीनों में, राइट। और ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा एम आई एक्स आई, यहाँ पर आ जाएगा एम आई वाई आई, यहाँ पर आ जाएगा एम आई जेड आई। ये समेशन ओवर आई है, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पर हम देख के लिख सकते हैं इसको, सम ओवर एम आई, यहाँ पर आई जे के नहीं लिखेंगे, आई जे के सम ओवर समेशन कॉमन कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, एम आई भी बाहर कर लेते हैं, सब में है। और जो बच गया है वो है एक्स आई प्लस वाई आई जे प्लस जेड आई के, समेशन ओवर। तो देखिए सेंटर ऑफ मास जो है वो आपको क्या मिल गया वेक्टर नोटेशन में, सिंपली सम ओवर एम आई, ये आर वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है उस पार्टिकल का, कोई भी कॉमन पार्टिकल का, उसी का जो है सो हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा वैल्यू, कोई भी ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर हुआ। तो बहुत सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो वेक्टर नोटेशन में काफी आसान हो जाता है, बहुत छोटा लिखना होता है, सम ओवर उसका मास, हर एक पार्टिकल का मास और पोजीशन का प्रोडक्ट, उसका सम करते हैं और उसको टोटल मास से डिवाइड कर देते हैं, ये उसका सेंटर ऑफ मास हो गया। तो ये जो है अभी हमने सेंटर ऑफ मास बताया, वो किसके लिए बताया, यहाँ पर मैंने बताया कि वो सारे पार्टिकल जो सब बिखरे पड़े हुए हैं, यहाँ पर दो थे, अब दो से ज़्यादा इसमें चलने लगे तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल हैं, ये बिखरे पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन काउंटेबल हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं डिस्क्रीट सिस्टम, लेकिन हमसे जितने भी पार्टिकल हैं उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अब जो रियल जो सिस्टम होता है वो ऐसा डिस्क्रीट तो होता नहीं है, वो कंटिन्यूअस यूजुअली होता है। आप ले सकते हो कि एक हमारा ये क्या है, डिस्क है, अब डिस्क में कितने पार्टिकल हैं, ऑफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 23 से कुछ 10 to the power 24, कुछ इस ऑर्डर का है इतना पार्टिकल। अब ये कौन काउंट करेगा इतना, है ना। तो ये हमारे लिए अनकाउंटेबल हो गया, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। जो गैप है दो पार्टिकल के बीच का जो है वो बहुत ही कम है, टेंस टू जीरो। तो अब इसको कहते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। और कंटिन्यूअस सिस्टम में ये जो समेशन आपको दिख रहा है, समेशन जो दिख रहा है उसको हम चेंज कर देते हैं इंटीग्रेशन में।
तो यहाँ होता क्या है कि आप जो सिस्टम है आपका जो भी है उसको आप छोटा छोटा जो है इसको सब सिस्टम में डिवाइड कर देते हो और सबका मास जो है सो आप रख लेते हो छोटा डीएम, बहुत छोटा मास। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आप जो दिखाओगे यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, सम ओवर ये छोटा छोटा मास और एक्स आई। ये जो छोटा मास है वो सबका अलग अलग हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये जो है आपका जो छोटा मास है वो बन गया, पहले इसका मास ही देख लीजिए यहाँ पर। जो छोटा मास आप जो देख रहे हो यदि सबका सम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सीधे डी एम समेशन, और ये आ जाएगा आपका मास होल सिस्टम का। तो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स पोजीशन वो डीएम की जगह डीएम यहाँ आ गया और एक्स आई की जगह सिंपली लिखेंगे एक्स। और ऐसे ही वाई सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका आ जाएगा वाई डी एम, और जेड सेंटर ऑफ मास जो है वो आ जाएगा जेड डी एम। तो इस तरह से आप जो है सो इंटीग्रेशन फॉर्म में इसको निकाल सकते हो। ये तीनों को साथ में लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो ये वेक्टर है हमारा सेंटर ऑफ मास, ये कितना हो गया, ये इस तरह से इंटीग्रेशन। और ये जो पोजीशन है एक्स वाई जी उसका कंपोनेंट है पोजीशन वेक्टर का, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। और ये मास, ये हो गया कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए। और सेम चीज डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, जहां पर हम पार्टिकल को काउंट कर सकते थे वहां पर हम लिखते थे, यहीं पर लिखते हैं आर सी ओ एम, लिखे हुए ऑलरेडी, यहाँ पर फिर हम लिख रहे हैं इसको आर एम आई, ये आपका। और ऑफकोर्स इसमें तो ये देना ही पड़ेगा ना, ये तो भूल गए हम, डी एम हर जगह, वो तो भूल ही गए हर जगह। अरे डीएम मतलब टोटल मास जो है इसका, जो भी मास आ रहा है वो हर जगह होगा यहाँ पर। तो ये इस तरह से आप डिस्क्रीट सिस्टम के लिए निकाल सकते हो पोजीशन सेंटर ऑफ मास, और आप निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए इंटीग्रेशन करके। अब जरा सा ये देखिए, एक तो सिचुएशन है यहाँ पर हम बताते हैं कंडीशन जो होता है सेंटर ऑफ मास का एक प्रॉपर्टी होता है। हम जस्ट फिर वापस आ रहे हैं दो पार्टिकल के लिए, ठीक है। और इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, कहीं पर है। हम जो सेंटर ऑफ मास जानबूझकर अपना ओरिजिन जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का उस सेंटर ऑफ मास पर ही फिट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम कहते हैं कि भाई अब मुझे सेंटर ऑफ मास बताइए कहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ मास जो है सो बताने के लिए हम लिखेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है वो होगा एम आई आर आई, एम आई, ये सेंटर ऑफ मास है। तो इसमें एक ही कोऑर्डिनेट है, जस्ट एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बात करते हैं तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर। हम लिखेंगे कि ये एम आई दो ठो पार्टिकल है ही m1, और इधर जो है वो कितना डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं r1 पर है या x1 पर लिखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं x1 का तो x1 लिख देते हैं, और इधर हम x2 लिख देते हैं, ये वाला x2। तो m1 x1 माइनस क्योंकि लेफ्ट साइड में गए हैं, प्लस m2 x2 होल डिवाइडेड बाय मास, दोनों का मास का जो समेशन है, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये ओरिजिन पर रखे हुए हैं, यही तो है सेंटर ऑफ मास, तो 0 हो गया। तो यहां से आपको एक चीज मिला, m1 x1 इजकल टू m2 x2। तो ये यदि आप सेंटर ऑफ मास आपको नहीं पता है या पता है तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास से एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो, और उसका दोनों का प्रोडक्ट मास, और सेंटर ऑफ मास से उस मास का प्रोडक्ट, दूसरा जो बॉडी है, दूसरा जो पार्टिकल है उसका मास, और सेंटर ऑफ मास से उसका जो डिस्टेंस है, ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है। तो ये फॉर्मूला के रूप में आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये काफी यूजफुल होगा। वही मान लीजिए यदि दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, या एक्स नॉट रखें, क्या रखें, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स नॉट है।
इसका x1 इसका x2 बोल रहे हैं तो इसका x0 रखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों का सम जो है x1 और x2 वो हो गया x0, और यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिला हुआ है। ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, तो आपको x1 और x2 का वैल्यू x0 के टर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। x1 x2 की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, m1 डिवाइडेड बाय m2 टाइम्स x1 इक्वल टू x0, और इस तरह से x1 का वैल्यू आया m2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस टाइम्स x0, और x1 वहां तो पता चल गया, x2 भी पता चल जाएगा आपका। x2 जो है वो हो जाएगा m2 की जगह पर m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 x0। ये दो फार्मूला आपको, यदि दो मास के बीच के जो डिस्टेंस है वो x0 है, तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका डिस्टेंस एक इंच से m1 इंच से कितना है x1। ये देखिए यहाँ पर फिर से पिक्चर बनाते हैं, ये m1 है और ये m2 है। ये जो सेंटर ऑफ मास है वहां से m1 का डिस्टेंस x1, इसका डिस्टेंस x2, और ये दोनों का सम जो है x1 है। तो x1 कितना होगा, m2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस टाइम्स x1, और x2 हो जाएगा m1 बाय m1 प्लस m2 टाइम्स x0। आप देखिए इसको बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ से ये जो इक्वेशन 1 है उसको देखिए जरा सा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2 कह रहा है। ये तो कांस्टेंट है ना, सबके लिए कांस्टेंट चल रहा है, तो mx कांस्टेंट हो गया, सारे पार्टिकल के लिए mx कांस्टेंट हो गया। तो x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया m के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तब हमें यदि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है, यहाँ से ये x क्या है, डिस्टेंस बता रहे हैं, x0 नहीं है। ये x जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से वो 1/m है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल m1 है। मतलब यहाँ पर हम उसका m नहीं लिखेंगे, ये जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल m है तो यहाँ से हम जाकर देखेंगे उसका मास नहीं लिखेंगे, दूसरे का मास लिखेंगे डिवाइडेड बाय सम टाइम्स दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है x0। तो यहाँ से हम डायरेक्टली भी इसे लिख सकते थे। तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, a और a भी याद रखना है। तो यदि कोई पूछे कि भाई ये देखिए हमारा 1 kg का मास यहाँ पर है और 3 kg का मास यहाँ पर है, बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो आप बिना कुछ किए हुए डायरेक्ट बता सकते हो कि ठीक है हमें तो पता है, अभी अभी देखे हैं कि x1 कितना होता है। तो ये जो डिस्टेंस यदि x1 है और टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कुछ देना पड़ेगा ना, मान लीजिए 3 मीटर है, तो x1 आप सीधे बोलेगा हमें दूसरे का मास लिखेंगे और दोनों मास को नीचे सम कर देंगे। ये मासलेस यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस है तो यहाँ डिस्टेंस चाहिए, वो डिस्टेंस x0 जो है 3/4 टाइम्स 3, तो 9/4 2.25 मीटर पर है। ये डिस्टेंस आपका 2.25 मीटर होगा, और ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है 0.75 मीटर, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस यदि आपको पता है और दोनों का मासेस पता है, तो आप इमीडिएटली सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है वो पता कर सकते हो। ये आपका सेंटर ऑफ मास है इस फॉर्मूला से। ओके, एक एग्जांपल है उसको देखते हैं। एग्जांपल क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम है, साइड कितना है 0.5 मीटर लॉन्ग है। अभी ए लिखते हैं, उसके बाद हम ए का वैल्यू 0.5 मीटर, आधा मीटर है। कितना मास रखा हुआ है, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। ये है 100 ग्राम m1 का वैल्यू, m2 के वैल्यू 150 ग्राम और m3 का वैल्यू 200 ग्राम। सेंटर ऑफ मास मुझे बताना है। अब सेंटर ऑफ मास बताना है तो कहाँ से बताना है, कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन जिसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो होना चाहिए कहीं ना कहीं। हमें तो कुछ क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है, तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, हम चाहे यहाँ से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हम उस जगह से ले जो मेरा कैलकुलेशन को ईजी कर दे। यदि उसने हम पे छोड़ दिया है कि जहाँ मेरी मर्जी है वहाँ पर हम रेफरेंस पॉइंट को लें, तो हम अपना वहाँ से लेंगे जहाँ पर कि हमारा लाइफ ईजी हो जाए। और तब हम कहेंगे ये वाला जो लाइन दिख रहा है
ये वाला वो हमारा एक्स एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो वाई एक्सिस है। और ये ट्रायंगल तो एक टू डी प्लेन में रहता ही है, तो जेड एक्सिस का हमें जरूरत नहीं है। तो हम जब जो डिस्टेंस बताएंगे सेंटर ऑफ मास का, ये सेंटर जो मास है वो कहाँ पर होगा, वो जो है सो हम यह इस पॉइंट से बताएंगे, M2 से 150 ग्राम से बताएंगे। ठीक है। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सबका कोऑर्डिनेट बता दीजिए। इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, इसका कोऑर्डिनेट है A0, और इसका कोऑर्डिनेट है, ये तो बीचों बीच में रहेगा, तो A/2 टाइम्स A√3/2, यही होना चाहिए ना। ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 ए का ए कॉस 60 डिग्री, ये हाफ हो गया, ये आधा आधा कट कट करता है, तो ये हाफ हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट ये साइन 60 इतना हो गया। तो सारे जो मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं, उसका हमें कोऑर्डिनेट पता है, तो हम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। ये जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, पहला एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट उधर लिखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तीन मासेस हैं, हमें सीधे करना है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और इधर हम लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट, सेम m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये दोनों कोऑर्डिनेट हमारा हो गया। अब इसका वैल्यू लिखते जाते हैं। m1 कितना है, 100 ग्राम है। x1 कितना है, इसका x कोऑर्डिनेट A/2 है। दूसरा है 150 ग्राम, कोऑर्डिनेट 0 है। m3 ये वाला है 200 ग्राम, कोऑर्डिनेट A है। तीनों मास को सम कीजिए, 100 150 200 350 450 ग्राम है। अब हम केजी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, नीचे भी ग्राम में है, वो मास कट के ग्राम ग्राम तो कट गया। ठीक है, यहाँ पर भी वही करते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज। 100 इसका पहला वाला का वाई कोऑर्डिनेट, ये √3/2 प्लस 150 इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, और लास्ट वाला 200 इसका वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है बाय 450। तो यहाँ पर आपका आ गया ये कितना, आप देख लीजिए, ये 100, ये तो 0 हो गया, और ये 100 नहीं, 150 ये हुआ, 250, सो 250 ये बाय 450, और इधर ये आ गया, कितना आ गया, 50a²√3, ए भी 0, ए भी 0, 450। ए का वैल्यू रख देंगे, ए का वैल्यू कितना बोला था, आधा मीटर। तो ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कितना समय चला जाता है। 50 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 5 बार में, ये 9 बार में, और ये आधा है। इधर 50 ये 9 टाइम में चला गया, a टाइम्स √3/9, और a का वैल्यू रख देते हैं 0.5। तो जो भी आ जाए आपका आंसर है ये 2.5/9 मीटर, और ये आ गया आपका जो भी आप इसको कहें, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसे 0.5 या √3/18 मीटर। ये भी मीटर, ये भी मीटर। आप चाहो तो सिंप्लीफाई और कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास इसका निकाल सकते हैं। आप जो है घर में आप इसको निकाल कर देख सकते हो कि ये जो सेंटर ऑफ मास अभी निकाले हैं यहाँ पर, इसको बढ़िया से निकाल लीजिए खूब नंबर में, और इसका जो सेंट्रॉइड निकालिए, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका क्या है, सेंट्रॉइड, वो है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालिए इसके रेस्पेक्ट में, आप देखिएगा एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ये वाला और वो दोनों सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, नहीं नहीं, वो सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास जो है सो डेंसिटी अलग अलग है। आप निकाल के देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास पर नहीं है, सेंट्रॉइड पर नहीं आएगा, क्योंकि मास दोनों तीनों का अलग अलग है। यदि तीनों का मास सेम कर देते तो एग्जैक्टली सेम जगह पर आता है। ओके, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लेमिना। एग्जैक्टली मिलता जुलता क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर लेमिना लेमिना बोल रहा है, लेकिन अब ये जो है सो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना जरूरी नहीं है, तो इसको हम जानबूझ के बनाते हैं जो कि इक्विलेटरल ना दिखे, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ऐसा। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर है? ये तीन पार्टिकल नहीं है, अब जो है सो पूरा ये एरिया है, ठीक है। और उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, हर जगह इसका डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो इसका हम कैसे निकाल सकते हैं? तो एक तो हम कैलकुलस यूज कर सकते हैं, वो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा। दूसरा जस्ट हम लॉजिकली इसको बता सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। वो ऐसे कह सकते हैं कि देखिए भाई, हम जो है सो यहाँ पर एक एक छोटा छोटा पीसेस में काट लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये जो पीस हम काट रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? एकदम इसका ज्योमेट्रिक सेंटर पे, यानी बीचों बीच में। तो वैसे ये दोनों के बीचों बीच में यहाँ पर होगा, इसका बीच में यहाँ पर होगा, इसका बीच में यहाँ पर होगा, मिडिल में एकदम ऐसे। ये क्या बन गया आपका? ये मीडियन है आपका, ये मीडियन है आपका। सिमिलरली हम इधर से देखें तो ये दूसरा मीडियन आएगा इधर। इधर से हम देखें यदि इसका 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 ये सारे जो छोटे छोटे हम कट करें यहाँ पर स्ट्राइप्स, तो उसका इस स्ट्राइप्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस लाइन पर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो होल जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। और थर्ड से देखेंगे तो वो इस लाइन पर आएगा कहीं ना कहीं, और तीनों एक पॉइंट पर कटेगा। और हमें पता है कि ये जो मीडियन है, तीनों मीडियन किस पॉइंट पर कटता है? जिस पॉइंट पर कटता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोइड। तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है सो कहाँ आया? सेंट्रोइड, सेंट्रोइड पर आ गया। पिछला केस में नहीं आया था, ये जो केस है ये नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी अलग अलग है। यहाँ पर देखिए 100 ग्राम, यहाँ 150 ग्राम, यहाँ 200 ग्राम है। लेकिन इस केस में इक्विलेटरल नहीं होने के बाद में भी वो सेंट्रोइड पाया। वजह वजह है कि ये इसका यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, इस वजह से। ओके, एक और एग्जांपल है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना, ए थिन फ्लैट प्लेट विद डायमेंशन एज शोन। द मास ऑफ द लेमिना इज 3 kg। और हमने पिक्चर यहाँ दिखाया नहीं, हम पिक्चर को लेके आते हैं। ये है पिक्चर, यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पर जो लेमिना दिया है वो किस शेप में है? एक थिन प्लेट है, एल शेप में है, राइट, इस तरह से है, ये एल शेप में दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं ऐसे, तो 3 हमें स्क्वायर मिल जाता है। देख लीजिए इसका सबका कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये 0 2 है, ये भी 2 0 है, ये यहाँ पर 1 2 है, तो ये टोटल 2 मीटर हुआ, इधर भी 2 मीटर हुआ, और ये 1 मीटर, ये 1 by 1 का 3 हमें स्क्वायर मिला, 1 by 1 साइज का। तो ये तीनों के बदले हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंपली कर सकते हैं कि भाई ये इस लेमिना को हटाकर हम कहेंगे इसका सेंटर ऑफ मास इसका ज्योमेट्रिक सेंटर पर है, क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये 2 हो गया, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, 3 हो गया। तो एक सेंटर ऑफ मास जो है सो C3 ये है, ये C1 है, ये C2 है, ये 3 सेंटर ऑफ मास है। और इसका मास कितना है? तीनों का मास सेम है। कितना मास बोला है? 3 kg बोला है। तीनों का मिला के 3 kg है, तो 1 1 kg हो जाएगा। ये 1 kg, ये 1 kg, ये 1 kg, तीनों मास जो है सो 1 1 kg का हो गया। अब बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देंगे, सीधे बन जाएगा, इसको ओरिजिन मान के हम यहीं से। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालें सेंटर ऑफ मास का, नीचे में तीनों का मास ऐड करेंगे, 3 kg। यहाँ पर पहला का जो है सो मास है 1 kg, और सेंटर मास इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ये देखिए 1 है, ठीक है। तो ये इसका बीचों बीच में होगा, ये 0.5 मीटर हुआ, 0.5 मीटर पहला वाला हो गया। दूसरा वाला ये देखिए, ये उसके बीच में है 1.5 मीटर पे, 1 kg का मास 1.5 मीटर पे।
और तीसरा ये वाला, ये जीरो, ये है, ये भी 1 kg का है, 0.5 मीटर की। ये कितना आ गया, ये 0.5 0.5 1 एंड 1.5, सो 2.5 बाय 3 जो भी आ जाए आपका। इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 5/6 इतना मीटर। वाई कोऑर्डिनेट निकालिए। सबसे पहले मास 3 को है, मास तीनों का लिख दिया मास। ये C1 का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये है आपका, ये 1 0.5 मीटर, ये वाला 1.5 मीटर। तो C1 का है 0 पॉइंट, मास है 1 और 0.5 मीटर। इसका चलते हैं, यहां पर हम ये फार्मूला लगा रहे हैं ना, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। और सो y के लिए भी m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो m1 का तो हो गया, m2 का देखते हैं कितना मास है। ये वाला मास है इसका, मास तो तीनों का 1 kg है, और इसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 1.5। तीसरा का भी मास 1 है, और y कोऑर्डिनेट ये देखिए 0.5। तीनों को ऐड कीजिए, ये 1 1 2.5 बाय 3 एग्जैक्टली सेम 5/6 मीटर। तो ये आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। ये कहाँ पर है, थोड़ा सा आप इसको क्लीन करके देख लेते हैं कि किस जगह पर आया है ये आपका। ये जो 5/6 है वो किधर है, एक्स भी 5/6 वाई बाय 5/6, मतलब ये जो है सो वाई इक्वल टू एक्स जो लाइन हम बनाएंगे ये इसी लाइन पर है। और 5/6 6 0.8 के करीबन है कुछ, ये 1 है हमारा, तो 0.8 कुछ यहाँ पर है। ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और यहाँ पर हम इस लाइन पर है, वो बिना हम कोई कैलकुलेशन किए हुए भी देख सकते हैं, ऐसा किताब में लिखा है, ठीक है। और कैसे देख सकते हैं कि देखिए, ये इसका सेंटर ऑफ मास जो है केवल C3 और C2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन पर आएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पर आएगा, इस पॉइंट पर आएगा। अब ये दोनों को हटाकर हम क्यों नहीं इसको अलग पिक्चर बनाते हैं। ये देखिए, ये जो दिख रहा है C1 और C3, इसका सेंटर ऑफ मास आएगा हमारा यहाँ पर। और C1 और ये जो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, ये दोनों का जो आएगा, इसका मास कितना हो गया, डबल, ये 2 kg का मास हो गया, और इसका मास है 1 kg, ठीक है। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे आएगा, वो आपको मैंने फार्मूला बताया था दो पार्टिकल के बीच में, कि यदि इसका मास 1 kg है और इसका मास कितना है, दोनों मिला के यहाँ पर 2 kg है, तो जो सेंटर ऑफ मास है इसकी तरफ रहेगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से कितना रहेगा, इसको यदि हम R1 कहें तो R1 कितना हो जाएगा, दूसरा का मास लेंगे डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये देखिए 1 है। ये टोटल आप देख सकते हैं यहाँ से कोऑर्डिनेट से, ये डिस्टेंस जो है कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो स्क्वायर रूट ओवर 2 है। और ये कितना हो गया, उसका आधा, ये जो है सो 0, ये टोटल स्क्वायर रूट ओवर 2 है। तो इसका कोऑर्डिनेट आपका कुछ हो गया, उसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका 0.5, नहीं 0.5 सर, कोऑर्डिनेट नहीं देखना है, हमें डिस्टेंस देखना है यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है। और हाँ, ये डिस्टेंस आपका टोटल जो है सो स्क्वायर रूट ओवर 2 का आधा है, स्क्वायर रूट ओवर 2 का आधा है, तो स्क्वायर रूट ओवर 2 बाय 3, सो 1.414 बाय 3, समथिंग लाइक 0.47 मीटर, यहाँ से 0.47 मीटर पर है, राइट।
और ये वाला कितना है, ये वाला आप देख सकते हो, उसका आधा था ना, √2 का आधा, OC1 जो है सो √2 का आधा, सो ये हो गया 707 मीटर, इतना। तो C1 से यहाँ से हमने जो निकाला था लास्ट केस में, देख लीजिए कितना निकाला था इधर, ये देखिए, ये तकरीबन 0.8 मीटर था कुछ ऐसे। अब 0.8 मीटर है या नहीं है वो देख लीजिए। ये R1 जो है सो यहाँ से निकाला हुआ है, R1 सेंटर ऑफ मास का, और R1 जो है, और प्लस ये वाला मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से उस पॉइंट का, इसका सेंटर ऑफ मास क्या नाम दूँ इसका मैं, C देता हूँ, OC। OC जो है सो OC1 प्लस C1 C। तो OC1 जो है अभी निकाले हैं 0.707, और नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ गड़बड़ हो गया ना, ये जो है सो नहीं, ये गड़बड़ नहीं है, ये ठीक है। आप 0.70 और इसको ऐड कीजिए तो कितना आया सो आप देख लीजिए, लगभग लगभग 1.17 मीटर आया, राइट। ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ यहाँ से, इतना आया 1.17 मीटर। यहाँ से भी वही डिस्टेंस है, ये जो है सो आपको कोऑर्डिनेट है 0.8 और 0.8 कोऑर्डिनेट है। तो यदि डिस्टेंस आप निकालो यहाँ से, इसको O प्राइम कहते हैं या जो भी कहें आप, O प्राइम का, तो ये आपका आ जाएगा 5/6 होल स्क्वायर, 5/6 होल स्क्वायर, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो ये 5/6 टाइम्स √2, सो ये 0.8 टाइम्स 1.414, सो ऑलमोस्ट 1.2 ये आया। यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस आपको दोनों सेम नजर आ रहा है, ये मैंने अप्रोक्सीमेट किया है इसलिए, नहीं तो दोनों डिस्टेंस सेम आ गया। तो आप बिना कैलकुलेशन किए भी निकाल सकते हो, और बिना कैलकुलेशन किए क्या है, यहाँ तो मैंने कैलकुलेशन कर दिया, बिना कैलकुलेशन किए आप ये कह सकते हो कि ये इस लाइन पर है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। थैंक यू।